हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर। नई शुरुआत हो रही है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी थियरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थियरी बहुत ज़्यादा है बाकी जो भी हमने पार्टनरशिप के चैप्टर्स पढ़े हैं उनके कंपैरिजन में। बाकी हाँ, फंडामेंटल्स की थियरी बहुत ज़्यादा थी और अब डिसोल्यूशन की भी थियरी है, जो कि आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। और इसके बिना आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे, तो ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिए इसको, कैसे होगा क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज। तो दो तरह का डिसोल्यूशन यहां पर देखने को मिल रहा है। एक है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन एंड ऑन द अदर हैंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि रिलेशनशिप में चेंज आना। किसमें बेटा? रिलेशनशिप में चेंज आना। ठीक, लेकिन जो हमारी फर्म है, जो हमारा बिजनेस है, वो कैसा रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। कैसा रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बात करते हैं तो वो क्या है? मींस बिजनेस ऑफ फर्म इज डिसकंटिन्यूड। क्या आपका जो फर्म का बिजनेस है वो ही हमने बंद कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो ये होता है फर्क। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना जरूरी होता है, इसलिए डिफरेंस देख लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो मीनिंग का ही आ जाता है। ठीक है, मीनिंग में हमने देखा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम क्लोज कर रहे हैं, फर्म को बंद कर रहे हैं, लेकिन यहां पर पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन में हमारे रिलेशन चेंज हो रहे हैं, फर्म बंद नहीं हो रही है। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके, फिर कोर्ट इंटरवेंशन के बारे में बात करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट का कोई इंटरवेंशन हो सकता है, हस्तक्षेप हो सकता है, या पार्टनरशिप के केस में। तो फर्म को खत्म करने के लिए, फर्म को बंद करने के लिए दो चीज हो सकती है। या तो हम वॉलेंट्री, जो पार्टनर्स हैं वो आपस में सहमति से, अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, वो बोलेंगे चलो अब पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देते हैं। या फिर कोर्ट भी ऑर्डर दे सकती है, कंपल्सरी ऑर्डर। अब सर कोर्ट कब कब ऑर्डर दे सकती है वो आपको अभी आज के ही सेशन में आगे पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो उस केस में जो डिसोल्यूशन है वो वॉलेंट्री ही होता है कि अगर पार्टनर्स आपस में अपने रिलेशंस को बदलना चाहें तो वो उनकी मर्जी के हिसाब से ही होगा, ना कि कोई कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। ठीक, थर्ड पॉइंट आता है बिजनेस कंटिन्यूएशन। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ते वक्त ही देख लिया था कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, बंद हो जाता है, रोक दिया जाता है। तो फर्म कम्स टू एन एंड, फर्म का अंत की तरफ पहुंच चुकी होती है, अंत हो जाता है। लेकिन यहां पर फर्म कंटिन्यू रहती है अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें। फिर आता है क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आप देखो, कॉमन सेंस है कि अगर फर्म बंद हो रही है तो बुक्स का क्या करें? उनको भी बंद ही करेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्लोज किए जाते हैं, लेकिन यहां पे फर्म बंद नहीं हो रही, यहां पे सिर्फ रिलेशन चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट नीड नॉट टू बी क्लोज। तो हमें जरूरत नहीं है उसको बंद करने की। ओके, फिर आता है असेट एंड लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो जब बिजनेस ही बंद हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जब बिजनेस ही बंद हो गया, तो आप क्या करोगे? असेट्स को बेच करके लायबिलिटी का पैसा चुकाओगे। ठीक है, तो यहां पर असेट से पैसा रियलाइज किया जाता है और लायबिलिटी को सेटल किया जाता है, और बाकी जो बच जाता है पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बाकी बचा हुआ पैसा पार्टनर्स के बीच में। ठीक, लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, फर्म बंद नहीं हुई है। तो उस केस में असेट्स और लायबिलिटीज को क्या करा जाता है? रीवैल्यू किया जाता है, दोबारा से उनकी वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेशन की। तो भाई ये रिश्ता ही खत्म हो चुका है, जब फर्म खत्म तो रिश्ता खत्म, कम्स टू एन एंड। तो इकोनॉमिक रिलेशन खत्म हो जाता है, ये पार्टनर नहीं रहते एक दूसरे के। फिर यहां पर क्या होता है? क्या रिश्ते खत्म हो जाते हैं? नहीं, यहां बदल जाते हैं। ओके, फिर लास्ट आता है इफेक्ट। इफेक्ट क्या है? तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आल्सो मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और में नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक, ये चीज है। अब आगे देखें, आगे क्या है? आगे आता है कि किस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, यानी मोड्स। मोड क्या है? किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। आपस में जितने भी पार्टनर्स हैं, ABC मान लो 3 पार्टनर हैं, तीनों
म्यूचुअली एग्री करते हैं कि चलो अब जो हमारा बिजनेस है उसको बंद कर देना चाहिए, तो अ फर्म मे बी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन। जब सारे पार्टनर्स क्या करते हैं बेटा, एग्री करते हैं कि वो फर्म को डिसॉल्व करेंगे। अब पार्टनरशिप फर्म इज सेट अप बाय एन एग्रीमेंट, सिमिलरली इट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एन एग्रीमेंट। तो जैसे पार्टनरशिप फर्म बनती है, सेटअप की जाती है एग्रीमेंट के थ्रू, सेम वैसे ही डिसॉल्व भी हम कर सकते हैं एग्रीमेंट के थ्रू। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। फिर क्या आता है डिसोल्यूशन में, मोड ऑफ डिसोल्यूशन में सेकंड पॉइंट कंपलसरी डिसोल्यूशन। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ जाता है। वो क्या क्या है, दो पॉइंट है बेसिकली। पहला है व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। जब आप सोचो एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों के तीनों कंगाल हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो उस केस में कंपलसरी डिसोल्यूशन करना ही पड़ता है। जब किसी के पास पैसा ही नहीं तो बिजनेस क्या करेंगे, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आता है। फिर इन्होंने एक और बात बोली कि सारे पार्टनर सिवाय एक के। तो अब मान लो एबीसी 3 पार्टनर हैं, बी और सी जो है वो इंसॉल्वेंट हुए, ए नहीं हुआ, तो बाकी सब तो भाई इंसॉल्वेंट हो गए, इनको हटाओ यहां से, ए बचा अकेला। तो एक इंसान पार्टनरशिप तो नहीं बना सकता ना, वो तो अकेला है, कम से कम 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट आता है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, कि अगर अच्छा वाला बिजनेस चल रहा था वही अनलॉफुल हो गया, कि भाई कोई प्रोडक्ट था जो आप मान लो प्लास्टिक बना करके बेचते थे, ठीक है, आप क्या करते थे, प्लास्टिक की पॉलिथीन का बिजनेस था, अब प्लास्टिक हो गया बैन, तो ये क्या हो गया, एक कानूनी कार्रवाई है भाई, कि कानून ने बोला कि बंद कर दो, बंद कर दो, अब ये चीज हमारे देश में नहीं बिकेगी। तो आपका इससे पहले, ये बैन होने से पहले आपका बिजनेस कैसा था, आपका बिजनेस लॉफुल था, लेकिन अब ये अनलॉफुल हो गया है, तो इस केस में भी डिसोल्यूशन होना तय है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है बाय नोटिस। आप डिसोल्यूशन कैसे करवा सकते हैं, बाय नोटिस, नोटिस के थ्रू भी हो सकता है। इन केस पार्टनरशिप इज एट विल, अगर पार्टनरशिप विल के बेसिस पर है, 2 तरह की पार्टनरशिप होती है, मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक पीरियड के लिए और एट विल। स्पेसिफिक पीरियड के लिए मतलब मैंने आपने और मैंने पार्टनरशिप करी, किसके लिए, मान लो 10 साल के लिए करी, ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया एट विल, मतलब जहां पर टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है, टेन्योर स्पेसिफाइड नहीं है, जब तक मन करेगा तब तक इस बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप हम चलाएंगे। तो उस केस में अगर हम बात करें, द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर इस फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है, गिविंग नोटिस, कैसे, नोटिस दे करके, इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स, ठीक है, हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म, कि उस नोटिस में उसकी इंटेंशन दी गई हो कि भाई वो डिसॉल्व करवाना चाहता है। और ये बात कहाँ लिखी है, सेक्शन 43 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताई गई है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया। अब ये जो मोड्स हैं, मोड आगे में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं कि मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, और इसके बाद जो हम लास्ट पढ़ेंगे जहाँ पे कोर्ट का कंपलसरी ऑर्डर आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट और पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी के अंदर तो थियोरी बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेट करती ही है, आपके क्वेश्चंस बहुत सारे थियोरेटिकल होंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, एक ही बार पढ़ो तो 12th के लिए भी हो जाए और सीयूटी के लिए भी हो जाए, तो ऐसे पढ़ाई करनी है। फिर बात करते हैं ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी वजह से डिसोल्यूशन करना पड़ जाए। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं। पहला है ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, भाई स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मैंने बोला 10 साल के लिए पार्टनर बनेंगे हम, हमारी पार्टनरशिप कैसे चलेगी, सिर्फ 10 साल के लिए, वो जो एग्रीमेंट है उसमें सिर्फ 10 साल के लिए हमने पार्टनरशिप करी है। तो जैसे ही 10 साल पूरे होंगे, यानी एक्सपायरी ऑफ टर्म, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फर्म को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है, आपको फर्म को खत्म करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आता है ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, कि भाई आपने क्या करा, कंप्लीट कर लिया वो काम जिसके लिए आपने पार्टनरशिप करी थी, ठीक है, कंप्लीट कर लिया जिसके लिए आपने पार्टनरशिप करी थी। थर्ड पॉइंट इज ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब देखो, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी आपको फर्म को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। तो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, साबित किया जाता है, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बंद करना पड़ सकता है। देखो, इंसॉल्वेंट होना, फाइनेंशियली डेथ हो गई समझ लो, और डेथ हो गई तो मतलब डेथ तो हो ही गई है ना, एक हो गई भाई नेचुरल डेथ। एक बिजनेसमैन कब तक जिंदा होता है, जब तक उसके पास पैसा है, तो इंसॉल्वेंट हो गया, दैट मींस उसकी एक फाइनेंशियल डेथ हो चुकी है, तो ऐसे केस में डिसोल्यूशन हो जाते हैं।
एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग मोड ऑफ डिसोल्यूशन इज दिस, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। जब कोर्ट अपना ऑर्डर सुनाती है कि बंद करो ये, तो उस केस में आपको करना पड़ेगा अपने पार्टनरशिप फर्म को बंद। ठीक है, चलिए, तो कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। कोर्ट में पास कर सकती है भाई, में पास कैसे? अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई एक भी पार्टनर पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो फर्म ऑर्डर दे सकती है, देगी ही देगी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास पावर आ जाती है कि वो ऑर्डर दे सकती है कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, जब आपने फंडामेंटल्स वाला चैप्टर यानी पार्टनरशिप का पहला चैप्टर मेरे साथ पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अनसाउंड माइंड के पर्सन को हम पार्टनर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो टर्म एंड कंडीशंस को पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नहीं समझ सकता। तो अगर कोई पार्टनर बन चुका है उसके बाद वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो अब भी तो वो सिमिलर स्टेट में चला गया। जब वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो जो भी इस बिजनेस में हो रहा है उसको समझ पाए, तो बाकी पार्टनर उसका फायदा उठा सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, सारा लॉस उसको दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए डिसॉल्व कर देना ही ज्यादा बेटर होता है, डिसोल्यूशन ही बढ़िया ऑप्शन है। कोर्ट इस तरह का ऑर्डर दे सकती है। बी पॉइंट आता है पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल। पॉइंट याद रखो, परमानेंटली इनकैपेबल, हमेशा हमेशा के लिए असमर्थ हो जाना, ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए एज अ पार्टनर। कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें बहुत मेजर इंजरी हो जाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो अपनी जो ड्यूटीज हैं उसको परफॉर्म नहीं कर सकता एज अ पार्टनर, तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर पास कर सकती है कि इस फर्म को डिसॉल्व किया जाए। ठीक है, फिर आता है अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी। एक पार्टनर को पाया गया कि वो दोषी है, किस चीज का? मिसकंडक्ट का, कोई घपला कर दिया, कोई घोटाला कर दिया। which is likely to adversely affect the business of the firm, जो हमारे फर्म की जो इमेज है उसको बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे भाई, हम पार्टनर को उस पार्टनर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको कोर्ट हमें ऑर्डर दे सकती है कि इस फर्म को बंद किया जाए। डी पॉइंट आता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स। ये पॉइंट बहुत प्यारा है कि देखो, मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट क्या करता है, एग्रीमेंट बाइंड करता है सारे पार्टनरों के रिलेशंस को, एक्सप्लेन कर सकता है एग्रीमेंट के किस तरह से ये पार्टनर बने हुए हैं, क्या क्या रोल है इनका, क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या क्या राइट्स हैं। तो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट इज नथिंग बट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जो सारे पार्टनर की इंटेंशन को दर्शाता है कि वो एक दूसरे को लीगली बाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी अगर होगा तो इस एग्रीमेंट के बेसिस पर हम लीगल एक्शन ले सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ या दूसरे लोग इनके खिलाफ। ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट कानून को दर्शा रहा है कि भाई कानूनी रूप से आप कानून को शपथ मानते हुए ये काम कर रहे हो, लेकिन आप उसी एग्रीमेंट को बार बार ब्रीच कर रहे हो यानी तोड़ रहे हो, तो इसका मतलब यू आर इंसल्टिंग, ठीक है, द लैंड ऑफ लॉज, कि जो भी भाई लॉ है, कानून है, उसको आप बार बार उसकी बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है, परसिस्टेंटली ब्रीच कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तो जब कोर्ट ऐसा देखेगी, कहेगी भी जब आपको लीगली एक दूसरे को सही से रखना ही नहीं है तो भाई एग्रीमेंट बनाया ही क्यों था? जब एग्रीमेंट नहीं है तो एग्रीमेंट खत्म करो। एग्रीमेंट खत्म दैट मीन्स वो पार्टनर नहीं रहे तो पार्टनरशिप क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। फिर आता है पॉइंट कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कोर्ट को लगता है कि इनका डिसोल्यूशन करवा देना ही बेटर है। क्यों भाई, ऐसा क्या काम कर रहे हैं? तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप शायद सारे काम सही कर रहे हैं, लॉफुली कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट पॉइंट इज कि आपका काम किसी भी वे में पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या आप काम ना करें ये ज्यादा बेटर है पब्लिक के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल AI का भी आविष्कार हुआ है, बहुत कुछ चीजें होती जा रही हैं, बहुत तेजी से बदल रही हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और भाई बहुत बड़ी थ्रेट भी एक तरह से फील होती है कभी कभी कि AI इतना ज़्यादा ओवर पावर कर देगी तो पता नहीं क्या होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए AI के बारे में आप क्या सोचते हैं कि भाई सब कुछ AI से चलेगा। फ्रॉड आजकल होने लगे AI की वजह से। AI पूरी तरीके से आपकी आवाज़ कॉपी करके आपको ही कॉल करवा देगी कि भाई मुझे इतने लाख रुपए की ज़रूरत है, इतने हज़ार की ज़रूरत है, मेरे को बस ट्रांसफ़र कर दो। आप भी उसे अपना समझ करके, क्योंकि आपके किसी अपने रिलेटिव की आवाज़ होगी, आप कर दोगे। तो ऐसे घपले भी हो रहे हैं। तो
अब एआई का ही बिजनेस अगर ले लें, ऐसा कुछ अगर आपने किया, वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आ रहा है, उसके अगेंस्ट है, तो ये एक एग्जांपल दिया है। कोई भी ऐसा काम जिससे कोर्ट को लग रहा है कि भाई नुकसान हो रहा है पब्लिक इंटरेस्ट का, तो वो जस्टिफाइड है कि आपकी फर्म को डिसॉल्व किया जाए। फिर आता है एफ पॉइंट, दैट इज व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। कि कोई बिजनेस फर्म है वो बार बार लॉस पे ही चल रही है और कोर्ट को ये दिख रहा है और कोर्ट को समझ में आ चुका है कि ये लॉस के सिवा कुछ और कर ही नहीं सकती, तो भाई इससे बेटर। और देखो एक चीज क्या है, बार बार लॉस में जाना, लॉस में जाने का मतलब क्या है कि आप जीडीपी पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, एक बिजनेस ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे हमें बिजनेसेस कैसे चाहिए अपनी इकोनॉमी के लिए, जो प्रॉफिटेबल हो, जो बहुत ज्यादा फले फूले। और जितने बिजनेसेस फलते फूलते हैं इस एक कंट्री के अंदर, उतनी जीडीपी बढ़ती है, उतना ज्यादा देश की तरक्की होती है। तो भाई अगर आपको ऐसा मतलब कोर्ट को लग रहा है कि लॉस के सिवा किसी चीज कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो ऐसी फर्म को भी डिसॉल्व वो करवा सकती है बाय द कोर्ट्स ऑर्डर। ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर दे करके हो सकता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, अच्छे समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं। और कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं टू इश्यूज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। कि भाई जब डिसोल्यूशन होता है तो दो मेन इशू होते हैं। पहला तो ये है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, कि भाई जितने अकाउंट्स है, भाई किसी से उधार ले रखा है, ठीक है, किसी पार्टनर से लोन ले रखा है, पार्टनर्स की कैपिटल हमारे पास पड़ी, बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, उनकी सेटलमेंट कैसे होगी, जिन जिनकी पेमेंट करनी है। दूसरा इशू आता है पेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। अब भाई पैसा तो आ चुका है, मान लो हमारे पास पैसा है, तो फर्म का डेट दे, प्राइवेट डेट दे, इनको थोड़ा समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, और ये आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छे से समझ लो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी से आपका बेसिक बनने वाला है आगे के इस चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे करेंगे, एज पर सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन याद करने की इतनी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, तो लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा कि भाई आपके पास लॉस है जिसके अंदर हम कैपिटल की कमी, मतलब आपके कैपिटल अगर माइनस में जा रही है तो उस डेफिशिएंसी को लॉस ही कंसीडर करेंगे। तो जो लॉस है इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। कि लॉस अगर आपके पास है तो वो सबसे पहले हम प्रॉफिट में से पे करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। देन आउट ऑफ कैपिटल, अगर प्रॉफिट भी खत्म हो जाता है और अभी भी लॉस जिंदा है तो हम उसको कैपिटल से पे करेंगे। और अगर उसके बाद भी लॉस पूरी तरह से पे नहीं हुआ बाय द पार्टनर इंडिविजुअली, वो क्या करेंगे, पार्टनर इंडिविजुअली अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पैसा लेकर आएंगे। ठीक है, जिसमें वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लॉस को सेटल करेंगे, पहले प्रॉफिट में से, फिर कैपिटल में से, और फिर अगर अभी भी लॉस जिंदा है तो हमें उसको और पे करना पड़ेगा। हर पार्टनर अपना अपना पैसा लेकर आएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बात करते हैं कि हम असेट को बेच करके भी तो करते हैं। तो भाई असेट को बेचेंगे, है ना, और उससे पैसा रियलाइज होगा, पैसा आएगा हमारे पास, उस पैसे से हम लायबिलिटीज को पे करेंगे। तो किस सीक्वेंस में करते हैं, किस प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं। तो आपको प्रायोरिटी दी गई है कि सबसे पहले नंबर पे आपको पे करना है फर्म्स डेट टू द थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी है उसको पे करो। थर्ड पार्टी मतलब बिल्कुल अपने पराये लोग, क्रेडिटर है, बैंक का लोन है, ये सब क्या है, पराये लोग हैं, बिल्कुल एकदम सगे वाले पराये। सगे वाले पराये मतलब बहुत ज्यादा, जिसका हमारे बिजनेस से कोई क्लोज रिलेशन है ही नहीं। इसके बाद सेकंड नंबर आता है इन पेइंग टू ईच पार्टनर फॉर देयर लोन्स। तो पार्टनर का जो लोन है, हर पार्टनर का लोन है। अब देखो ये थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी एक्ट था, तो इसलिए थर्ड पार्टी के बाद इसको हमने क्या करा, प्रायोरिटी दी कि सबसे पहले तो भाई थर्ड पार्टी को पे करेंगे, क्योंकि ये समाज में हमारी इज्जत उछाल देंगे अगर हमने इनको पैसे नहीं दिए। ठीक है, उसके बाद पार्टनर की बात करेंगे, किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, थर्ड पार्टी की तरह दिया है, तो फिर इसको ट्रीट कर लेंगे। एंड देन थर्ड नंबर पे क्या आता है, थर्ड नंबर पे आता है कि अब ये दोनों हो गए, अब जो भी कैपिटल देनी है हमें हर पार्टनर की, उतनी कैपिटल को हम वापस करेंगे। और उसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो वो जो रेजिड्यू मनी है, रेजिड्यू मतलब बचा हुआ, इफ एनी, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसी सीक्वेंस में हम अकाउंटिंग भी करने वाले हैं। इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, इसके लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, इसके लिए तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ही, और ये बैंक अकाउंट के थ्रू फोर्थ नंबर हो जाएगा, बैंक और कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो ये आगे आपके न्यूमेरिक्स में बहुत मदद करेगी थियरी। चलिए
अब दूसरी चीज जो हमारी थी कि भाई फर्म का डेट क्या होता है, प्राइवेट डेट क्या होता है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो फर्म का डेट होता है जो फर्म ने उधार लिया है बाहर वालों से, सिंपल। और प्राइवेट डेट होता है जो पार्टनर ने उधार लिया है इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, कि भाई इस उधार का लेना देना मेरे बिजनेस से नहीं है, मैं चाय पीने आया हूँ टपरी पे, तो भाई मेरे खाते में लिखो, मेरे बिजनेस के खाते में मत लिख लियो, ये मैं तुझे दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई उधार लिया तो वो मेरा प्राइवेट डेट है। फिर कुछ बातें और हैं कि फर्म की अगर प्रॉपर्टी है, फर्म की असेट्स है, बिजनेस है ना, क्या बोलते हैं, फर्नीचर है, मशीनरी, ये सारी चीजें, अगर फर्म की प्रॉपर्टी है, उसको बेच करके जो पैसा आएगा उससे पहले हम फर्म का डेट चुकाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और फर्म का डेट चुकाने के बाद अगर कोई पैसा बचता है फर्म की प्रॉपर्टी से, देन हम उसको अप्लाई करेंगे किसके लिए? पार्टनर के प्राइवेट डेट की पेमेंट के लिए, ठीक है। और कितना हम देंगे उसको? हम उतना ही पैसा देंगे जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचता है, मतलब बनता है। तो मान लो ABC 3 पार्टनर है, मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, 1:1:1 का रेशियो है। फर्म की प्रॉपर्टी बेच के 1 लाख रुपए मिला, फर्म का डेट था 70,000 रुपए, बचे क्या? 30,000 रुपए। और 30,000 रुपए ABC अपने प्राइवेट डेट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन 1:1:1 के रेशियो में, यानी 10,000 ये यूज करेगा, 10,000 ये यूज करेगा, 10,000 ये यूज करेगा। ऐसा नहीं है कि ए को 50,000 रुपए देने तो 30,000 इसी को दे देंगे सारे, ना, ऐसा नहीं होने वाला। तो बात समझ में आ रही है? फिर सेकंड पॉइंट प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर आता है कि भाई मेरी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फर्म का उससे कोई लेना देना नहीं, मेरी अपनी। तो सबसे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट। जो पार्टनर का प्राइवेट डेट है उसकी पेमेंट के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच करके पैसा यूज किया जाएगा। और अगर सरप्लस बचता है, इफ एनी, तो वो तब बचे हुए पैसे को हम फर्म के डेट को चुकाने में यूज कर सकते हैं। तो फर्म की प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये थियरी के पोर्शंस हैं जो भाई आपको समझ में आने चाहिए, और इतनी थियरी है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अच्छी थियरी है, मतलब मजा आ जाता है सुन के, पढ़ के। और अगर आपको भाई सेशन अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, इसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आपको इस सेशन को लाइक करना चाहिए और सबके साथ शेयर करना चाहिए। एंड कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपका जो फीडबैक है इस क्लास के लिए वो किस तरह का। मैं खुद जा करके भाई कमेंट देखूंगा कि भाई आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और जो भी आपकी डिमांड है दिल से हमारे कॉमर्स अड्डा 24/7 के परिवार के सामने आप रख सकते हैं। एंड नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऐसे ही पढ़ते रहना है हमारे साथ, तो आप और क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 ऐप के थ्रू, या फिर आप गूगल पे जाइए, अड्डा 24/7 क्या करें, टाइप करिए, सर्च करिए, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी जहां पे आप क्या कर सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे स्कूल K-12 दिखाई देगा, फिर क्लास 12th दिखाई देगा, और आप CBSE बोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्पार्क बैच आपके लिए लाया गया है जिसके अंदर आपको अकाउंट्स पढ़ाई जाएगी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, यानी सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है इन जस्ट, है ना, दिस लिटिल अमाउंट। और यहाँ पर इसमें इतना अमाउंट नहीं है, बल्कि और डिस्काउंट लग जाएगा। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और एंटर कूपन कोड करेंगे, कूपन कोड लगाना है आपको Y550, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये जो प्राइस है ये और कम हो जाएगा, और आपको ये अमाउंट, मतलब जो आपको कॉस्ट पड़ेगी और ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक लिटिल सा अमाउंट है जो आपको क्या कहते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का कवर कराने में मदद करेगा, और डिटेल में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो बस ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और सारी क्लासेस देखते रहिए। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, और मिलते हैं फिर आपसे इसी तरह किसी और सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।